दोस्तों बीते कुछ वर्षों से इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप स्टोरीज विश्व स्तर पर सुनी जा रही हैं, जिसमें से ज्यादातर स्टार्टअप मिडिल क्लास फैमिली से निकल कर आ रहे हैं। ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स अपने फैमिली बिजनेस को ही एक्सपेंड करना चाहते हैं। जहां 5-6 साल पहले 500 स्टार्टअप भी नहीं हुआ करते थे, आज के समय में यह संख्या बढ़कर 60,000 तक हो चुकी है। हमारे देश में पिछले साल ही 42 यूनिकॉर्न कंपनीज उभर कर सामने आई हैं। इन सभी में से कुछ सवाल आप सभी के मन में जरूर आ रहे होंगे, जैसे कि स्टार्टअप या फिर एंटरप्रेन्योरशिप जो आजकल एक ट्रेंड सा बन चुका है, यह आजादी के 75 साल बाद ही क्यों? दूसरा, ये देश के लिए कैसे बेनिफिशियल है? तीसरा, दोस्तों वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है, जिनमें पिछले 10 सालों में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न उभरे हैं। इन्हें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं, आज हम इस सेशन में इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं, हमारा काम अच्छा लगता है, तो हमें सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप है क्या, ये होता क्या है। एंटरप्रेन्योर वह व्यक्ति है जो अपना खुद का बिजनेस स्टैब्लिश करता है, अपने स्किल और क्रिएटिव आइडियाज की मदद से अपने बिजनेस को एक बड़े लेवल तक लेकर जाता है। सरल शब्दों में मैं अगर आपको बताऊं तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है बिजनेस, न्यू आइडियाज को बिजनेस का रूप देना, प्रॉफिट और लॉस का हिसाब रखते हुए देश की डेवलपमेंट में मदद करना। चैप्टर 1, द इनिशियल फेज। दोस्तों आजादी से पहले भारतीय एंटरप्रेन्योरशिप का एक समृद्ध इतिहास रहा है। अनस्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, अनफेवरेबल लॉज और हार्श टैक्स पॉलिसीज ने एंटरप्रेन्योरशिप की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करा हुआ था। जब बात आती है ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो गलती हो या जानबूझकर ही सही, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप के एमरजेंस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दोस्तों ये मेक इन इंडिया कोई आज का मूवमेंट नहीं है। ब्रिटिशर्स एरा के टाइम पर भी कई स्थानीय लोगों द्वारा यह मूवमेंट चलाया गया था, जो कि स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर केंद्रित था। इन सभी अभियानों ने देश के स्टार्टअप ग्रोथ में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। चैप्टर 2, एंटरप्रेन्योरशिप आफ्टर इंडिपेंडेंस। आजादी के बाद एंटरप्रेन्योर्स को अपने सपनों को आगे बढ़ाने का आत्मविश्वास मिला। एम्प्लॉयमेंट एंड रीजनल डेवलपमेंट की नीड ने स्टार्टअप्स के लिए एक अच्छा मौका बना दिया। हालांकि उस समय के दौरान एंटरप्रेन्योरशिप्स को बढ़ावा देने वाली पॉलिसीज को इंप्लीमेंट नहीं किया गया था, परंतु एंटरप्रेन्योरशिप की संख्या में धीरे धीरे वृद्धि देखी गई थी। साफ शब्दों में अगर मैं बताऊं तो उस समय के दौरान गवर्नमेंट ने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वैसे तो देश के लीडर्स ने देश के हित में बहुत सारे काम किए हैं, पर मेरे विचारों की बात करें तो उस समय के लीडर्स के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर एक क्लियर विजन नहीं था। शिक्षा जिसकी अहम भूमिका मानी जाती है, उसका अभाव दिखा। साथ ही साथ फंडिंग और टेक्नोलॉजी की भी उस समय के दौरान बहुत कमी थी। अभी के समय की बात करें तो भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमीज में से एक है। आईटी रेवोल्यूशन एंड टेक डेवलपमेंट के कारण भारतीय बाजारों को एक वैश्विक मुकाम हासिल हुई है। बीते कुछ वर्षों से अगर देखा जाए तो भारतीय सरकार स्टार्टअप्स पर ज्यादा ध्यान दे रही है और उन्हें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर रही है। अभी के राजनीतिक लीडर्स में एक विजन है, एक माइंडसेट है, जिससे वे देश की बेहतरी में कार्य कर रहे हैं। भारत में युवा आबादी बढ़ती जा रही है, साथ ही साथ लोगों की इनकम एंड परचेजिंग पावर भी बढ़ी है। टेक्नोलॉजी का विकास हर दिन तेजी से होता जा रहा है। इंटरनेट की फैसिलिटी और इसके यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं। ये भी एक स्टार्टअप के राइज का सबसे बड़ा कारण माना जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग किसी भी बिजनेस की ग्रोथ में एजुकेशन का इंपॉर्टेंट रोल है। शिक्षा ने लोगों को डिजिटल टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने में सक्षम बनाया है। फंडिंग, पहले के टाइम पे सिर्फ बैंक ही थे जो वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करते थे, लेकिन अभी वी हैव नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एंजल फंडरेजर्स, प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटलिस्ट। तो अभी के समय में हम ये कह सकते हैं कि मनी रेजिंग इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। चैप्टर 3, हाउ इट इज बेनिफिशियल। इसी वीडियो में हम आगे बढ़ते हुए हम ये बात करते हैं कि किसी भी कंट्री के लिए एंटरप्रेन्योरशिप कैसे लाभदायक है। Entrepreneurship creates large-scale employment opportunities. Entrepreneurs provide a large number of employment to the unemployed, which is a major problem of underdeveloped nations such as India. Entrepreneurs promote capital formation by mobilizing the ideal savings of public. Entrepreneurship promotes country export trade, creating innovations, improve the standard of living. दोस्तों कुल मिलाकर बात करें तो देश की ओवरऑल डेवलपमेंट पे एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत बड़ा योगदान है। इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम ये भी बात करते हैं कि इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहले स्किल्ड एम्प्लॉयड को काम पर रखने की सबसे बड़ी मुसीबत आती है। कम पैसों में वो काम नहीं करना चाहते और बड़ी कंपनीज में काम करने की चाह रखते हैं। फंडिंग का भी एक सबसे बड़ा चैलेंज है। बैंक में एक एप्लीकेशन प्रोसेस होने में कई दिन या महीने लग जाते हैं, फिर भी बैंक लोन देने में आनाकानी करते हैं। पॉलिसीज, हर स्टेट का एक अलग अलग राजनीतिक वातावरण है। लगातार पॉलिसीज में बदलाव स्टार्टअप्स के लिए मुसीबत बन जाती है। वैसे भी इंडियन पॉलिसीज बहुत जटिल होती है। लैक ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, किसी भी स्टार्टअप के लिए एक एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी का होना बहुत जरूरी है।
1990 के टाइम में ऑलमोस्ट सभी इंडियन स्टार्टअप वेस्टर्न स्टार्टअप्स को कॉपी करते थे, परंतु अभी के समय की बात करी जाए तो स्टार्टअप्स भारत की नीड को लेकर काम कर रहे हैं। किसी भी स्टार्टअप की स्टार्टिंग में एक सबसे बड़ी मुसीबत और सामने आती है, बड़ी कंपनीज जो पहले से ही मार्केट पर अपनी पकड़ बनाए रखती हैं। एज अ रिजल्ट स्टार्टअप कंपनीज आर नॉट एबल टू कम्पीट विद देम। दोस्तों, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के हमने आपको सारे पहलू समझाए। अगर आपको इन वीडियो से कुछ भी वैल्यू सीखने को मिलती है तो उसे अपनी लाइफ में जरूर अपनाएं, क्योंकि बदलाव जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।